अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, शांति बल द्वारा नहीं रखी जा सकती, ये केवल समझ से प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है और राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अहम है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल है, उसके बदलते स्वरूप की और एक संभावित आर्थिक युद्ध की आशंका की। ये विश्लेषण द प्रिंट में छपे एक लेख के खास बिंदु पर आधारित होगा। हम कोशिश करेंगे इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की, और हाँ, ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये करंट अफेयर्स का एक जटिल मुद्दा है, तो इसे समझने में मदद मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। हम ये देखेंगे कि पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद, मतलब अगर ये रास्ते पाकिस्तान के लिए उतने कारगर नहीं हो रहे, तो उनकी रणनीति कैसे बदल सकती है। आर्थिक ठिकानों पर हमले का खतरा क्यों बढ़ रहा है, और इसमें अमेरिका, चीन जैसी बाहरी ताकतों की क्या भूमिका हो सकती है, और हाँ, भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हमेशा दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगाने में जुटी रहती हैं। हाँ, ये तो एक तरह की रणनीतिक शतरंज की बिसात है, जहां आपको लगातार सोचना पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाल चल सकता है। बिल्कुल। और ये बात तो काफी हद तक साफ है कि पाकिस्तान पारंपरिक लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकता। ये शायद 1970 के दशक के बाद और भी स्पष्ट हो गया। तो फिर उन्होंने आतंकवाद का रास्ता अपनाया। लेकिन जैसा कि लेख में सी क्रिस्टीन फेयर की किताब फाइटिंग टू द एंड का जिक्र है, ऐसा लगता है कि शायद वो रणनीति भी अब अपनी सीमा पर पहुंच रही है। हाँ, ये एक अहम बात है। दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान का मकसद हमेशा कोई बड़ी सामरिक जीत हासिल करना नहीं रहा है। उनका लक्ष्य ज्यादातर भारत को किसी न किसी तरह से परेशान करना, नुकसान पहुंचाना रहा है, भले ही उसकी कीमत उन्हें खुद भी चुकानी पड़े। सही कहा। और ये जो हाल में ऑपरेशन सिंदूर की बात लेख में है, माना जा रहा है कि ये सीमा पार भारत की कोई जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, जिसमें शायद पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने और कुछ सैन्य संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। तो इसके बाद पाकिस्तान पर अपनी छवि बचाने का दबाव बढ़ गया है। देखिए, पाकिस्तानी सेना का जो पूरा वजूद है, उनका प्रभाव है, वो काफी हद तक भारत विरोध पर ही टिका है। तो ऐसी किसी कार्रवाई के बाद उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो अपेक्षित है। हाँ, और इसी माहौल में भारत के रक्षा मंत्री का बयान भुज से, गुजरात सीमा के पास, और सेना प्रमुख का राजस्थान से जो थोड़े आक्रामक बयान आए, हाँ, उनको कैसे देखा जाए? सर क्रीक और कराची तक पहुंचने की बात क्यों कही गई? क्या ये किसी अगले टकराव, जिसे लेख में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसा कुछ कहा गया है, उसका संकेत है? देखिए, इन बयानों का समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान भी किसी संभावित जवाबी कार्रवाई या नए खतरे को लेकर सतर्क है। हाँ। और शायद एक तरह का निवारक संदेश, डिटरेंट मैसेज देने की कोशिश भी है। अच्छा। लेख ये भी इशारा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तेजी से अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारने और सैन्य व आर्थिक मदद पाने की कोशिश में लगा है। तो ये सब चीजें मिलकर इस संभावना को बढ़ाती हैं कि शायद अगला टकराव बहुत दूर ना हो। तो हो सकता है इन बयानों का एक मकसद पाकिस्तान को फिलहाल किसी भी हरकत से रोकना भी हो। अब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये कि अगला निशाना शायद जम्मू कश्मीर के पारंपरिक इलाके से बाहर हो सकता है। हाँ। और खास तौर पर आर्थिक महत्व के ठिकाने। इसमें गुजरात का जिक्र क्यों है, ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, गुजरात का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, वहां भारत की नहीं बल्कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियां हैं, रिलायंस और नायरा एनर्जी जी। साथ ही अडानी समूह के कई बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी वहीं हैं। तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए एक बहुत ही अहम, एक नर्व सेंटर जैसा है। अच्छा, लेख का आकलन ये है कि अगर इन ठिकानों पर मान लीजिए कुछ सफल मिसाइल हमले हो जाते हैं, चाहे वो सीमित ही क्यों ना हो, हाँ। तो इसका असर सिर्फ वहां हुए नुकसान तक नहीं रहेगा। ये भारत की जो आर्थिक स्थिरता है, जो विकास की कहानी है, उसमें जो वैश्विक निवेशकों का भरोसा है, उसको गहरी चोट पहुंचा सकता है। और इसका असर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक कीमतों पर भी पड़ सकता है। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर उभरती है। लेकिन लेख में अमेरिका और चीन जैसी बाहरी ताकतों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये क्यों कहा गया है कि वो शायद भारत को आर्थिक रूप से थोड़ा पीछे हटते देखने में हिचकेंगे नहीं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ, ये विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा विवादास्पद हिस्सा भी है। इसके पीछे कुछ कारण गिनाए गए हैं लेख में। क्या कारण? पहला,
ये कि पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में, ऐसी धारणा हो सकती है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठा रहा है और फिर रिफाइंड उत्पाद यूरोप को ही बेचकर मुनाफा कमा रहा है। तो लेख का तर्क है कि अगर निशाना नायरा एनर्जी की रिफाइनरी बनती है, जिसका मालिक रूस की कंपनी रोसनेफ्ट है और जो पहले से पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में है, तो शायद पश्चिमी देशों को उतनी आपत्ति न हो। ओह, ये एंगल है। हाँ, यहाँ नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को जो नुकसान पहुंचा था, उस घटना का उदाहरण दिया गया है जिस पर पश्चिमी देशों की चुप्पी पर सवाल उठे थे। लेख का सवाल है कि अगर उस पर चुप्पी हो सकती है, तो क्या पाकिस्तान को भारत के रूसी स्वामित्व वाले ठिकाने पर हमला करने से कोई रोकेगा? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा पहलू भारत की आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। गुजरात भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों अंबानी और अडानी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे दो प्रमुख नेता प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह का गृह राज्य है। हाँ, ये तो है। तो लेख के मुताबिक एक अमेरिकी सोच ये हो सकती है कि इन बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाकर या उनके काम में बाधा डालकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है या उसे कमजोर किया जा सकता है। अच्छा, ये तो काफी अंदर की बात लगती है। तीसरा कारण क्या बताया गया? तीसरा कारण सैन्य संतुलन से जुड़ा है। लेख का मानना है कि भारतीय वायुसेना IAF इस समय एक तरह के संक्रमण काल में है। पुराने मिग विमान रिटायर हो रहे हैं। हाँ, वो तो खबर थी। और नए विमान जैसे तेजस MK-1A या भविष्य में आने वाले और विमान, उनकी संख्या भी उतनी नहीं है। स्क्वाड्रन की संख्या घटकर करीब 31 के आसपास बताई गई है, जो कि पाकिस्तान की वायुसेना के लगभग बराबर है। तो पाकिस्तान इसे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी एक मौके की तरह देख सकता है, क्योंकि कुछ सालों में जब भारत का अपना तेजस उत्पादन बढ़ेगा और शायद दूसरे उन्नत विमान भी आएंगे, तो ये संतुलन फिर से भारत के पक्ष में हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि IAF की ये जो स्थिति है अभी, ये पाकिस्तान को ऐसा कोई हमला करने का एक मौका दे सकती है? देखिए, IAF की स्क्वाड्रन संख्या को लेकर चिंताएं तो हैं, ये बात सही है। लेकिन लेख ये भी मानता है कि कुछ आधुनिक सैन्य विचारक ये भी कहते हैं कि आज का जमाना हाइपरसोनिक मिसाइलों का है, लंबी दूरी की तोपों का है, ड्रोन्स का है। हाँ। तो सिर्फ लड़ाकू विमानों की संख्या ही शायद सब कुछ तय नहीं करती। लेकिन ये सिद्धांत अभी तक किसी बड़े लंबे चलने वाले युद्ध में पूरी तरह परखा नहीं गया है। सही बात है। इसलिए लेख इस बात पर जोर देता है कि अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को फौरन बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा असरदार रडार हों, उन्नत ड्रोन्स हों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हों। ये कहना मुश्किल है कि मौजूदा स्थिति सीधे हमले का मौका देती है, पर हाँ, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा लेख में इशारा है, कि पाकिस्तान ने पहले भी भारत के आर्थिक प्रतीकों को निशाना बनाया है। 93 के मुंबई धमाकों में स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, बिल्कुल। और 2008 के 26/11 हमलों में ताज और ओबेरॉय होटल, ये उदाहरण है। तो इस बार गुजरात पर इतना फोकस क्यों? क्या सिर्फ नजदीक ही वजह है? नजदीकी तो एक कारण है ही, खासकर सीमा पार से मिसाइल या ड्रोन हमलों के लिए। लेकिन लेख एक और बड़े खतरे की तरफ ध्यान दिलाता है, वो है आंतरिक तोड़फोड़, इंटरनल सैबोटाज। ओह हाँ। बाहरी हमलों के साथ मिलकर ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हाल में एयरलाइनों और दिल्ली के स्कूलों को बम की झूठी धमकियां मिली। हाँ, वो तो काफी चिंताजनक था। या ट्रेनों को पटरी से उतारने की कथित कोशिशें, जैसे सस्ते गैस सिलेंडर या लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल करके। ये सब इसी संदर्भ में देखे जा सकते हैं। अगर बाहरी हमले और अंदरूनी अस्थिरता फैलाने की कोशिशें ये दोनों एक साथ होती हैं, तो अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कैसे? इससे न सिर्फ घरेलू और विदेशी निवेशकों का भरोसा टूटेगा, बल्कि विकास दर धीमी हो सकती है। लोग खर्च करने के बजाय बचत करने लगेंगे और सरकार को अपने संसाधन वो रक्षा उत्पादन और आयात की तरफ मोड़ने पड़ेंगे। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था पर, खासकर शेयर बाजार पर भारी दबाव डाल सकता है। तो कुल मिला के ये एक वाकई गंभीर तस्वीर है। क्या लेख इस स्थिति से निपटने का कोई रास्ता भी सुझाता है, या सिर्फ समस्या बताकर छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल। लेख सिर्फ समस्या का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि एक 3 सूत्रीय कार्य योजना, एक एक्शन प्लान का सुझाव भी देता है। अच्छा, क्या है वो 3 बातें? पहली और सबसे जरूरी बात, घरेलू अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाना।
इसके लिए बड़े पैमाने पर डीरेगुलेशन यानी नियम आसान करना, डी लाइसेंसिंग यानी लाइसेंस राज खत्म करना और निजीकरण के जरिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही जिसे टैक्स टेररिज्म कहते हैं, मतलब टैक्स कानूनों का बहुत सख्ती से और डर पैदा करने वाला इस्तेमाल, उसे रोकने पर जोर दिया गया है ताकि व्यापार और निवेश का माहौल बेहतर हो सके। ठीक है। दूसरा है रक्षा तैयारियों को मजबूत करना। इसमें जो जरूरी ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, उनके घरेलू उत्पादन में तेजी लाना शामिल है। साथ ही सैन्य थिएटर कमांड्स, मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत ऑपरेशन के लिए जो कमांड बनाने की बात है, उन्हें जल्द से जल्द लागू करने की सिफारिश की गई है। थिएटर कमांड सा। हाँ, लेख का तर्क है कि युद्ध का खतरा शायद इन सुधारों को लागू करने का सबसे सही समय हो सकता है, क्योंकि शांति के समय में अक्सर ब्यूरोक्रेसी या आपसी खींचतान में ऐसे बदलाव अटक जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो जरूरी खनिज हैं, ऊर्जा सप्लाई है, उनका स्ट्रैटेजिक भंडार बनाना भी जरूरी बताया गया है। ठीक है। और तीसरा है देश के अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, उसे कम करना। लेख मानता है कि शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इससे थोड़े समय के लिए राजनीतिक फायदा मिलता हो। हाँ, ये तो दिखता है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ये खतरनाक है। अंदरूनी एकजुटता बाहरी खतरों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई ठोस कदम लगते हैं। इसमें आर्थिक, सामरिक और सामाजिक तीनों पहलू शामिल हैं। ऐसा लगता है कि मानसिकता में तुरंत बदलाव की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से लेख का सार यही है कि भू राजनीति का माहौल बदल रहा है। पारंपरिक लड़ाई के पुराने तरीकों से हटकर अब आर्थिक हितों को निशाना बनाने की रणनीति सामने आ सकती है। इसमें बाहरी ताकतों के अपने हित और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, ये सब मिलकर मामले को और पेचीदा बनाते हैं। इसलिए भारत को अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने, रक्षा तैयारियों को आधुनिक बनाने और घरेलू मोर्चे पर एकजुटता बढ़ाने पर फौरन ध्यान देना होगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सोच बनाने की जरूरत है। हाँ, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस पूरी चर्चा से कई महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं, जैसे बदलती सुरक्षा चुनौतियां। ये जीएस पेपर 3 सुरक्षा के लिए अहम है। बिल्कुल। आर्थिक सुरक्षा का राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या संबंध है, ये जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था में काम आ सकता है। विदेश नीति के जो पेचीदा पहलू हैं, वैश्विक ताकतों की भूमिका, ये जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए जरूरी है। हाँ। और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन, ये फिर से जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा है। बल्कि ये विषय निबंध के पेपर के लिए भी एक अच्छा आयाम दे सकता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर इस तरह का आर्थिक टकराव, जिसकी आशंका लेख में जताई गई है, सच में होता है, तो भारत का जो महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत अभियान है या $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, उन पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है? आज के इस विश्लेषण पे आपके क्या विचार हैं? क्या कोई पहलू हमसे छूट गया या आप किसी बात से सहमत नहीं हैं? अपने सवाल और टिप्पणियां नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य के विश्लेषणों से भी जुड़े रह सकें।